वंश के सारे राजाओं में सबसे प्रतापी यशस्वी होंगे ये चारों कुमार। हाँ, मेरी धनुष दे दो, नहीं तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पहले पहुंच जाएंगे और हम गिरा लेंगे। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता। मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अब आज एक बड़ा प्लान अंजाम लेगा। अगले 24 घंटे हम लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेट के बारे में सोचेंगे। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ये संतान श्राप है। आशीर्वाद के रूप में जो श्राप आपने मुझे दिया है वो आपको ही मुबारक हो। मां जानकी ब्रह्मदत्त। जीवन तो देहदाता, मेरा कर्म तू मेरा कर्म है। मधु ने जानकी को पेट से नहीं दिल से जन्म दिया है। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने रबी फसल शानदार रहने पर अन्नदाता किसानों को दी बधाई। कहा, इससे उत्पादन के बढ़ने की संभावना। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की फसल खरीदने के दिए हैं निर्देश। ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 6.50% पर रखा बरकरार। भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन जारी। तमिलनाडु में केंद्र प्रेरित योजनाओं का आमजन को मिल रहा है फायदा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बन रही है मछुआरा समुदाय के लिए वरदान। प्रधानमंत्री ने दी तमिलनाडु के लोगों को योजना की सौगात। किसानों से संपर्क के लिए भाजपा ने की नई पहल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 फरवरी से करेंगे ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत। यात्रा के अंतर्गत देश के लगभग 2 लाख गांवों में सभाएं करके सुनी जाएगी किसानों की बात। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कृषि भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के प्रति हमेशा संवेदनशील है। अगर कोई किसान संगठन सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहता है तो सरकार इसके लिए तैयार है। भारत सरकार किसानों के हितों को ध्यान में रखकर
हमेशा किसानों से संवाद के माध्यम से देश के कृषक और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है और आगे कार्य करते रहेगी। कोई भी यदि अपने विषय को लेकर के बातचीत करना चाहता है तो हम हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं। हमें सबको मिल कर के और ख़ासकर किसान समुदाय के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ख़ास तौर से इस विषय को कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और अन्नदाता के बारे में हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 फरवरी से शुरू हुई थी, जिसके नतीजों का ऐलान आज आरबीआई गवर्नर ने किया। केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखते हुए उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार 8 फरवरी 2023 को रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर रेपो रेट को 6.5% किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश करने के बाद आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की ये पहली बैठक थी। किसानों ने रबी की फसल सरसों की खेती बहुत अच्छे ढंग से की है और रबी की या सरसों का फसल जो है बड़ी मात्रा में आने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एमएसपी के माध्यम से सरसों का खरीद करने का सभी ऐसे संस्थाओं को सक्रिय किया है कि वो अपने अपने राज्यों में अपने अपने क्षेत्रों में सरसों के एमएसपी पर खरीद और यह सुनिश्चित करे कि किसानों को किसी तरह की कठिनाई न हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 फरवरी को शुरू हुई थी, जिसके नतीजों का ऐलान आज आरबीआई गवर्नर ने किया। केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखते हुए इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। केंद्रीय बैंक ने आखिरी बार 8 फरवरी 2023 को रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर रेपो रेट को 6.5% किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश करने के बाद आरबीआई मौद्रिक नीति समिति की बाद ये पहली बैठक थी। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Monetary Policy Committee, that is MPC, decided by a 5-1 majority to keep the policy rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility rate remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate at 6.75%. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 24 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 7% के ऊपर रखा गया है। Real GDP growth for 2024-25, that is the next financial year, is projected at 7%. I repeat, real GDP growth for 2024-25, that is next financial year, is projected at 7%, with Q1 at 7.2%, Q2 at 6.8%, Q3 at 7%, and Q4 at 6.9%. The risks are evenly balanced. आरबीआई गवर्नर ने आगे कहा कि बीते एक साल से भारतीय करेंसी में स्थिरता कायम है और ये आगे भी कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि महंगाई दर में गिरावट देखी गई और वर्ष 2024 में महंगाई दर में और कमी आने की उम्मीद है। The momentum in domestic economic activity continues to be strong. Headline inflation, after moderating to 4.9% in October, rose to 5.7% in December 2023.
This was primarily due to food inflation, mostly vegetables. The softening in core inflation, that is CPI inflation excluding food and fuel, continued across both goods and services, reflecting the cumulative impact of monetary policy actions as well as the significant softening in commodity prices. Inflation has softened considerably and is expected to moderate further in 2024. और बीजेपी अब देश भर के किसानों की बात सुनेगी। इसके लिए पार्टी 12 फरवरी से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करेगी। इसका शुभारंभ गाय, ट्रैक्टर, हल के पूजन के साथ होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे। इस यात्रा के अंतर्गत देश के लगभग 2 लाख गांवों में सभाएं कर किसानों की बात सुनी जाएगी। उनसे उनकी परेशानियों और आकांक्षाओं के विषय में भी पूछा जाएगा। किसानों से मिली सारी जानकारी भाजपा के संकल्प पत्र में सम्मिलित की जाएगी। भाजपा का दावा है कि इससे किसानों की बातों को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक क्षमता बढ़ाना और क्षेत्रवार किसानों के लिए नीतियां बनाना है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और इसी मुद्दे पर बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बीजेपी गांव परिक्रमा अभियान शुरू करने जा रही है 12 फरवरी से। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं राजकुमार चाहर जी। क्या है ये पूरा अभियान, बताइए। देखिए, ग्राम परिक्रमा यात्रा, इसका सीधा अर्थ होता है कि गांव में जाना, पूरे गांव की परिक्रमा करना, मोदी सरकार की योजनाओं के पत्रक घर घर तक पहुंचाना। उसके बाद गांव में एक मजदूर और किसानों की चौपाल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किसानों के हित के लिए, गांव के हित के लिए जो कार्य किए हैं, इन 10 वर्षों के अंदर जो क्रांतिकारी कार्य हुए हैं, उनके बारे में किसानों से चर्चा करना। इस अवसर पर गांव में भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान, जो शहीद परिवार है उनका सम्मान, और जो प्राकृतिक खेती करने का काम जो किसान कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करने का काम करना, क्योंकि प्राकृतिक खेती ये समय की आवश्यकता है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान का शुभारंभ करेंगे मुजफ्फरनगर में शुक्रताल, जिसे अब शुक्र तीर्थ भी बोलते हैं। वहाँ एक बड़ी विशाल जनसभा होगी मजदूर और किसानों की। उस सभा में ये अभियान का शुरुआत होने वाली है। ये अभियान 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक चलने वाला है। हम लगभग 2 लाख गांव में पूरे देश भर में जाएंगे। प्राकृतिक खेती के लिए भी अलग जगाएंगे, श्री अन्न भी अपनाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सभी की नजरें हैं, एनडीए के सहयोगी लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में नीतीश की वापसी हो गई, जेडीयू साथ आ गया, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू से बातचीत चल रही है। तो अब क्या ये माना जाए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी एक बड़ा चेहरा रालोद के जो जयंत है उनसे बात हो रही है, तो आप लोग क्या उस पर कहें? देखिए, विपक्ष पर न तो कोई योजना है, न कोई उनके पास नीति है, न उनके पास कोई नेता है। और आज विपक्ष के लोग आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देख के, राष्ट्रवाद को देख के, और मोदी जी ने जो नेशन फर्स्ट ये जो कहा है, और सबका साथ सबका विकास, तो इसको अन्य दल के नेता जो किसी भी गठबंधन में हो सकते हैं, अगर वो उसको मानते हैं, मोदी जी का नेतृत्व मान रहे हैं, तो अच्छी बात है। आए, सब आए, सबका स्वागत है। राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। गृह जयंत का स्वागत। नहीं, मेरा देखिए, मैं केवल जयंत जी की बात नहीं कर रहा। जो भी है, जो आना चाहिए वो आए, पार्टी की मुख्य धारा से जुड़े, राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़े। और ये विषय पार्टी के नेतृत्व का है, वो किसके साथ, कौन उनके साथ जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, क्या है, तो इसमें मुझे कोई टिप्पणी करने का मुझे अधिकार भी नहीं है। बहुत धन्यवाद। राजकुमार चाहर बता रहे थे कि ग्राम परिक्रमा यात्रा बीजेपी शुरू करने जा रही है 12 फरवरी से। कैमरामैन आरके के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस बीच लोकसभा चुनावों की आहट के चलते तमिलनाडु राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में तमिलनाडु की विपक्षी पार्टियों के कई नेता बीजेपी में शामिल होकर केंद्र सरकार की नीतियों में विश्वास जता रहे हैं। तमिलनाडु में भाजपा के बढ़ते ग्राफ और केंद्र प्रेरित योजनाओं से वहां की आम जनता को हो रहे फायदों के विषय पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी इसी क्रम में हो रहा है, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं एल मुरुगन, जो केंद्रीय राज्य मंत्री। आइए बात करते हैं। सर, आपके सार्थक प्रयासों से पार्टी का विस्तार दक्षिण में भी हो रहा है। 400 से पार पार्टी का टारगेट है और दक्षिण की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्या कहेंगे? हम देख रहे हैं आज पार्टी कैसे बढ़ रहे। हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के
पीपल पर्टिकुलरली तमिलनाडु में महिला है, यूथ है, किसानों, सब लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 18 पूर्व विधायक है, एक पूर्व सांसद भी है। विधानसभा में 4 सीटें आपकी पार्टी के पास है और भविष्य में उम्मीद है कि ये ग्राफ बहुत बढ़ेगा। आप पर प्रधानमंत्री जी ने विश्वास जताया। कई स्कीम्स है, कई योजना ये, अब प्राइम मिनिस्टर आवास योजना ये, जल जीवन मिशन है और उज्ज्वला योजना ये और मुद्रा योजना। हमारा प्रधानमंत्री जी ने ये 10 साल के अंदर तमिलनाडु के लिए लगभग 11 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट उधर अलॉट किया। जनता बीजेपी से उम्मीद कर रही है और आपके कुशल नेतृत्व में एक नया कैडर तैयार बीजेपी का हो रहा है, तो आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसको? आप देख लो, डीएमके इस अटर फेलियर गवर्नमेंट है। दे फेथ इन द करप्ट, दे फेथ इन द लूट। हमारा प्राइम मिनिस्टर का स्कीम लेके उधर स्टिकर लगाएंगे, स्टिकर लगाने के ये लोग एक्सपर्ट है, ऐसे ये काम करते हैं। पीपल लोग हैं, उनका अच्छा से अभी एक लेसन देने के लिए तैयार है। आपने बतौर पशुपालन, डेयरी और मत्स्य राज्य मंत्री बहुत सारे काम किए हैं, मछुआरा समुदाय के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, सागर परिक्रमाएं हुई है, उनका आज किस तरह परिणाम हम देखते हैं? आप देख रहे हैं आज हमारा प्रधानमंत्री जी आने के बाद 2014 के आने के बाद ये मछुआर का, ये समाज के लिए, या मछुआर का इस डिपार्टमेंट के लिए एक दूसरा लेवल में ऊपर लेके गया। फर्स्ट बार इसका एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया हमारा प्रधानमंत्री जी ने। 10 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने 38,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। भाजपा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाया है और एल मुरुगन जी ने अपने घर पे पोंगल कार्यक्रम का एक नया नवाचार शुरू करके देश को जोड़ने का काम किया है। ये कितना जरूरी है पूरे देश को एकजुट करना एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना में? काशी तमिल संगमम, तमिल सौराष्ट्र संगमम किया। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में तमिल घर आके उधर हमारा पोंगल फेस्टिवल में किया, तमिल पुत्तांडु सेलिब्रेशन किया। सेंगोल इतना पवित्र सेंगोल है, हमारा पवित्र सेंगोल 16 काल का ये पवित्र है। ये उसका हमारा नया संसद भवन में लेके हमारा उधर रख के तमिल का एक बहुत बड़ा गौरव दिया। इसे एक भारत श्रेष्ठ भारत लेके हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम कर रहे हैं। तो केंद्रीय सूचना प्रसारण, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एल मुरुगन, जिनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की गांव, गरीब और किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं से न केवल आज आम जनता को फायदा हो रहा है, बल्कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी राज्यों के लोग भाजपा से जुड़ के पार्टी के प्रति विश्वास भी जता रहे। मेरे सहयोगी कैमरामैन विश्व बंधु के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्र सरकार देश में नई शिक्षा नीति के तहत जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में पहली बार डीबीटी हैंडबुक और बिक्र RCB PhD बायो साइंसेज कार्यक्रम की शुरुआत की है। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युवाओं के लिए बढ़ते अवसरों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू से। राजधानी नई दिल्ली में डीबीटी हैंडबुक और ब्रिक PhD कार्यक्रम की लॉन्चिंग की गई। इस कार्यक्रम के आयोजन के क्या मायने रहे, इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रीजनल क्षेत्र के निदेशक डॉक्टर अरविंद साहू। ये जो कार्यक्रम का आपने आयोजन किया, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद ये है कि एक नया PhD प्रोग्राम बनाया जाए, जो ऐसा बनाया जाए कि जिसमें केवल नॉर्मल जैसे PhD में लोग हम लेते हैं और वो किसी संस्था में जाते हैं, किसी एक लैब में काम करते हैं, लेकिन उनका जो ट्रेनिंग है वो ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। और दूसरा एक इमर्जन प्रोग्राम जो हमने इसमें डाला है, उसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ है भारत की, उसको पहले सीखें, उससे क्वेश्चंस डिराइव करें, फिर लैब में जाएं और फिर उसके ऊपर PhD करें। ये करने से हमें जो PhD ट्रेनिंग होगी और उनकी जो समझ होगी भारत के प्रति और उसके प्रॉब्लम के प्रति, ये ज़्यादा अच्छी होगी। इसीलिए ये चीज़ हमने नई ऐड की हुई है उसमें। दूसरा ये है कि इसमें सारे संस्था के जितने ले रहे हैं, जैसे 15 है अभी DBT में, सभी के लिए हम लेंगे 6 महीने एक साथ वो रहेंगे। इससे होगा ये कि एक कॉम्रेडरी डेवलप होगी, एक दूसरे को जानेंगे। तो वो जब एक वापस भी अगर जाते हैं और उन्हें कुछ एक दूसरे की मदद चाहिए, तो वो केवल एक फ़ोन पिकअप करके बात कर सकते हैं। जो कॉम्रेडरी डेवलप होती है केवल एक संस्था के बच्चों में होती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 15 संस्था के बच्चों में एक साथ हो, तो ये उसका जो है फ़ायदा है। नई शिक्षा नीति में भी कई तरह के बदलाव किए गए हैं, वो युवाओं के लिए प्रेरित करने वाले हैं। आपके यहाँ किस तरह का नवाचार है उसी को लेकर?
तो जैसे नई शिक्षा के प्रति जैसे कि एक इंटीग्रेशन होना की बात करते हैं हम कि कोई भी पीएचडी अगर लाइफ साइंस में करना है तो आना चाहिए। तो इसमें हमने कुछ उसमें कंपोनेंट्स डाले, जैसे कि इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट होते हैं जो बायोलॉजी नहीं पढ़ते, नॉन बायोलॉजिकल साइंसेस है, वो भी यहाँ आ पाएंगे, एमबीबीएस भी आ पाएंगे। उसके लिए हमने एक अलग से एक फेलोशिप भी बनाई है जो उन्हें दी जाएगी ताकि वो आए, एक दूसरे के साथ रहे, सीखे, तो एक नए चीज़ का इजाद हो सकता है। तो ये थे क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर अरविंद कुमार साहू, जिनका मानना है कि डीबीटी हैंडबुक और BICSRB पीएचडी कार्यक्रम के जरिए एक और जहां संस्थान में हो रहे कार्यों की जानकारी देने का काम होगा, वहीं दूसरी ओर युवाओं को इस क्षेत्र में प्रेरित कर राष्ट्र निर्माण में एक नया मानव संसाधन करने का कार्य भी होगा। मेरे से कैमरामैन विश्व बंधु के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही विभिन्न फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर अपनी आमदनी तिगुनी कर सकते हैं। ये बात राजस्थान के कृषि, उद्यानिकी एवं ग्रामीण विकास मंत्री की डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ने मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम में जन सुनवाई के दौरान कही। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने पर 60% एवं पॉली हाउस लगाने पर 95% तक अनुदान कृषकों को देती है। लघु एवं सीमांत किसानों को 95% अनुदान पर कृषक हिस्सा राशि 10,17,200 रुपये जमा करानी होती है, जिसकी कुल लागत अनुमानित 42 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि कृषक परंपरागत खेती के स्थान पर खेती में नवाचार कर अपनी आय को दुगना तिगना कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने इस कार्यक्रम में कृषि, उद्यानिकी एवं आत्मा के अधिकारियों के माध्यम से उपस्थित ग्रामीणों को कृषि विभाग से संबंधित सभी योजनाओं एवं उनके लाभों के बारे में भी जानकारी प्रदान की। उन्होंने किसानों से अनुरोध किया कि वे उनकी आय बढ़ाने के लिए पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, कृषि में नवाचार कर अपनी आय तिगुनी करें। और कल उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया। इसको लेकर प्रदेश भर में बल्कि देश भर में खुशी की लहर है। आदिवासी समुदाय ने भी इस बात पर खुशी व्यक्त की कि आदिवासियों के परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए उन्हें इससे बाहर रखा गया है। मैं दुर्गा हास्ता कोकराझार असम से बोल रहा हूँ। यूसीसी बिल के बारे में पहले से आदिवासी लोग का एक मांग था, हम लोग उसी बिल से बाहर में रखा जाए और गवर्नमेंट वही एक्सेप्ट किया है, इसलिए हम लोग वही को धन्यवाद देता हूँ। और अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कश्मीर घाटी में तापमान गिरकर माइनस में चला गया है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। और आइए अब जानते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो बुधवार को राजकोट, शिमोगा और कोटा मंडी में चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं आगरा मंडी में इस दौरान भाव में नरमी रही। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 6 फरवरी को चने का भाव रहा 5,700 रुपए। 7 फरवरी को इसके भाव में 175 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,875 रुपए प्रति क्विंटल पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में इस दौरान चने के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 6 फरवरी को चने का भाव था 6,400 रुपए। 7 फरवरी को इसके सौदे 800 रुपए उछलकर 7,200 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 6 फरवरी को चने का भाव था 5,050 रुपए। 7 फरवरी को इसके सौदों में 150 रुपए का उठाव आया और भाव 5,200 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश के आगरा मंडी में चने के भाव की बात करें तो यहां 6 फरवरी को देशी चने का भाव रहा 6,180 रुपए। 7 फरवरी को इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,140 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में चने के भाव पर नजर डालें तो यहां बुधवार को गोंडा मंडी में चने का भाव रहा 6,500 रुपए। बस्ती मंडी में भाव रहा 6,500 रुपए। अलीगढ़ मंडी में चना 6,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही कानपुर मंडी में इस दौरान चने के सौदे 5,620 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक
देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने के पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 33,68,821 टन होने का अनुमान जताया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,636 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एक मार्गनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 6 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 26,500 रुपए। 7 फरवरी को इसके भाव में 1,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 25,500 रुपए पर आ गया। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान लहसुन के भाव स्थिर रहे। यहाँ 6 और 7 फरवरी को लहसुन 33,500 रुपए पर बिकी। इसी तरह जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में 6 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 22,500 रुपए। 7 फरवरी को इसके भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 22,500 रुपए पर बरकरार रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में इस दौरान लहसुन के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 6 फरवरी को लहसुन का भाव था 23,000 रुपए। 7 फरवरी को इसके सौदे 2,000 रुपए उछलकर 25,000 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में लहसुन के भाव की बात करें तो यहाँ 6 फरवरी को लहसुन का भाव रहा 21,000 रुपए। 7 फरवरी को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 21,000 रुपए पर हुए। और आइए अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। बिहार के किसान गेहूं में दीमक के लक्षण दिखाई देने पर गेहूं की फसल में जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। यहां सरसों की खेती कर रहे किसान सरसों में एफिड का प्रकोप दिखाई देने पर आवश्यक कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। बिहार में मक्का की खेती कर रहे किसान इस समय सिंचाई करें। साथ ही यहां अरहर की फसल में फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। बिहार में आम और लीची के बागों को मीलीबग से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे भिंडी, कद्दू, ककड़ी, लौकी और करेला की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। ओडिशा के किसान इस समय धान की नर्सरी लगा सकते हैं। ओडिशा में किसान मूंग और मटर की 90% फलियां पकने की अवस्था में ही इनकी तुड़ाई करें। तुड़ाई के बाद इन्हें अच्छे से भंडारित जरूर कर लें। ओडिशा में गेहूं की फसल में धब्बा रोग दिखाई देने पर ऐसे संक्रमित पौधों को नष्ट कर दें। ओडिशा में काली मिर्च की फसल में पत्ती पर धब्बे दिखाई दें तो किसान पत्तियों पर दवाओं का छिड़काव कर लें। यहाँ के किसान सूरजमुखी की बुआई के 25 से 30 दिन बाद नाइट्रोजन डालें। ओडिशा के किसान इस मौसम में काबुली चने की ज्यादा सिंचाई से बचें। यहाँ काबुली चने में खस्ता, फफूंदी के लक्षण दिखाई देने पर जरूरी दवाएं छिड़कें। ओडिशा में बैगन में तना छेदक कीट के प्रबंधन के लिए इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर लें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स के लक्षण दिखाई देने पर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। ओडिशा में टमाटर के रोगग्रस्त पौधों को अलग हटा दें। साथ ही टमाटर के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। वहीं टमाटर में फल छेदक कीट के प्रबंधन के लिए जरूरी दवाओं का स्प्रे कर लें। और आइए अब जाने की कुछ और खबरें खास खबर में। राज्यसभा से कई सांसदों की विदाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब भी लोकतंत्र की चर्चा होगी मनमोहन सिंह याद किए जाएंगे।
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि 48 सालों तक उत्तर प्रदेश की अमेठी विकास से वंचित रही। लोकसभा में बजट सत्र के दौरान हुई चर्चा में स्मृति ईरानी ने बुधवार को कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद संसदीय क्षेत्र का विकास होना शुरू हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सिद्दीकी ने कहा है कि आज 48 साल बाद पार्टी छोड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि कुछ चीजें अनकही रह जाएं तो बेहतर है। आम चुनाव से पहले आरएलडी एनडीए में शामिल हो सकती है। आरएलडी के प्रवक्ता ने कहा है कि वो पार्टी जो जनता और किसानों के हित में हो और हमारी मांगे माने, हम उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि देश में किसी भी राज्य के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग को लेकर भाजपा सांसदों ने बुधवार को संसद में विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा कि कर्नाटक में कभी किसी गैर जिम्मेदार सरकार को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 फरवरी को शुरू हुई थी, जिसके नतीजों का ऐलान आज आरबीआई गवर्नर ने किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने हैदराबाद में कई ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ये छापेमारी हैदराबाद, एलबी नगर और हिमायत नगर समेत कई अन्य ठिकानों पर की गई। सूत्रों के अनुसार माओवादी संबंधों के शक में ये छापेमारी की गई है। मध्य प्रदेश में हरदा पटाखा फैक्ट्री हादसे के बाद इंदौर में लाइसेंस नहीं होने और सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर 6 पटाखा फैक्ट्रियां सील कर दी गईं। इंदौर के जिला अधिकारी आशीष सिंह ने बताया कि 6 संस्थानों को सील कर दिया गया। हरियाणा के रोहतक में हलवाई सीताराम की दुकान पर हमला हुआ। हलवाई की दुकान पर हुई फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कुछ दिन पहले भी गोहाना के मातूराम हलवाई की दुकान पर हमला हुआ था। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।